देते हैं, क्योंकि जैसे जितना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए नवमांश होता है, जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए दशमांश होता है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए डी क्रिया अर्थात दृष्टिकोण कुंडली भी होती है। दृष्टिकोण कुंडली जो है वह, जैसे हम लोग नवमांश को बनाते हैं, तो नवमांश को आपने बनाया, तो नवमांश को कैसे हम बनाते हैं? एक राशि के 9 टुकड़े हमने किए, 9 भाग किए, तो 3.20 डिग्री का एक नवमांश आता है। वैसे ही दृष्टिकोण कुंडली जो बनती है, तो दृष्टिकोण कुंडली को बनाने के लिए हम एक राशि के 3 भाग करते हैं। एक राशि 30 डिग्री की है, उसका हम एकक भाग करेंगे तो 3 भाग हमें अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। पहला हिस्सा जो है वो कौन सा होगा? पहला हिस्सा हो जाएगा 0 से 10 डिग्री का। दूसरा हिस्सा कौन है? 10 से 20 डिग्री का। तीसरा हिस्सा कौन है? 20 से 30 डिग्री का। ये तीन हमारे क्या है? दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कुंडली हम कैसे, दृष्टिकोण कुंडली बनाते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम इसे अच्छे से समझेंगे। जी। ये जन्म कुंडली है, ये कुंडली, दूसरी एक कुंडली है। ये जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली से हम दृष्टिकोण कुंडली को बनाएंगे। ठीक है। तो दृष्टिकोण कुंडली को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या? हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है लग्न की। लग्न कौन सा है? दूसरा लग्न है। डिग्री लग्न की क्या मिल रही है? तो डिग्री हमें लग्न की मिल रही है 20.14। 0 से 10 पहला दृष्टिकोण, 10 से 20 दूसरा दृष्टिकोण, और 20 से 30 तीसरा दृष्टिकोण। तो तीसरा दृष्टिकोण हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। इसके साथ ही जो तीसरा दृष्टिकोण हमें मिल रहा है, इसका एक रूल है। रूल जो है वो काम करता है कैसे? यह काम करता है त्रिकोण के ऊपर। जो ट्राइन हम लोग बनाते हैं, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। तो यदि कोई, जैसे लग्न की ही हम बात कर रहे हैं, तो यदि लग्न इसका 0 से 10 होगा, यदि इसका लग्न 0 से 10 ही रहता है डिग्री में, तो हम इसे पहले में ही रखते, अर्थात जो वृषभ है, वृषभ ही हो जाता। ठीक है। यदि 10 से 20 के बीच में होता, तो हम उससे ठीक 2 6 10, उसका ट्राइन क्या बनेगा? 2 6 और 10 बनेगा। तो 2 से 5वां कौन है? छठा। तो छठा आ जाता है यहाँ पे 10 से 20 के बीच में। अब 20 से 30 के बीच में है, तो इसे कौन सा मिलेगा? 9वां मिलेगा। अर्थात रूल सिंपल है, यदि 0 से 10 हो तो जो राशि है वही राशि रहेगी। यदि यह 10 से 20 हो तो जो राशि है उस राशि से 5वीं राशि में चली जाएगी, उस राशि से 5वीं। 2 से आप गिनेंगे तो क्या आएगा? 2 3 4 5 6, 5वीं राशि छठी आ गई। जब तीसरा अर्थात 20 से 30 डिग्री के बीच में होगा, तो यह कहाँ आ जाएगा? यह अपने से नवम में चला जाएगा। तो नवम क्या है? टाइम बन गया ना 2 6 10 का। इस कुंडली से हमें दृष्टिकोण बनाना है। एक कुंडली तैयार कर लीजिए, एक कुंडली तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना? 20.14 मिल रहा है।
तो हमें कौन सा लग्न से यहाँ मिल जाएगा, लग्न कौन सा हो जाएगा, लग्न इस दृष्टिकोण का 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे दो दृष्टिकोण का लग्न होगा, वो 10 नंबर होगा। 10 नंबर की हम कुंडली बना देंगे, 10 11 12, 1 2 3 4। अब ग्रह बचे, जैसे हमने लग्न को बनाया वैसे ही हम एक एक करके सभी ग्रह को भी लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मंगल है, तो मंगल कितने डिग्री में है, 17 डिग्री, 10 से 20 के बीच में है। दूसरी राशि में बैठे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, अपने से पांचवें में जाएंगे, अर्थात ये अपने छठी राशि में जाएंगे। तो छठी राशि में आप मंगल को लिख दीजिए, अर्थात 9वें भाव में। उसके साथ बुध, बुध की डिग्री 22 है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये अपने से लग्न में, या अपने से कहाँ जाएंगे, 9वें में चले जाएंगे, 9वीं राशि में। 9वीं राशि कौन सा है, मकर है। उसके बाद सूर्य, तो सूर्य भी कहाँ चले जाएंगे, अपने से 9वें में चले जाएंगे, जो मकर है। राहु, राहु 10.15 है, अर्थात 10 से 20 के बीच में है, 10 से 20 के बीच में है। अब यह बैठे कौन से राशि में है, पांचवी राशि में। तो पांचवी राशि से इन्हें ऊपर जाना है, तो 5 से सीधा कहाँ चले जाएंगे, 9 में चले जाएंगे। 9वीं राशि में कौन आ गए, राहु आ गए। उसके बाद आ गए चंद्रमा, चंद्रमा भी 10.9 है, तो ये भी अपने से पांचवें में जाएंगे। तो 8 से आप आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 नंबर, जिसमें चंद्रमा चले गए। उसके बाद आ जाइए केतु के पास, तो केतु भी 10.55 है। कौन सी राशि में है, 3 7 11 के टाइम में है, 11 नंबर में है। तो 11 से 5 आगे हम बढ़ जाएंगे, तो कहाँ चल जाएंगे, केतु 3 नंबर में चल जाएंगे। केतु 3 नंबर में चले गए। ठीक है। अब ठीक इससे आगे हम बढ़ते हैं, गुरु। तो गुरु 1.11 डिग्री के हैं। गुरु 1.11 डिग्री के होने के कारण यह पहले देश कोण में ही है, तो यह जिस राशि में है उसी राशि में गुरु को हम अंकित कर देंगे, गुरु का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो शनि और शुक्र। शनि 6 डिग्री के हैं, तो शनि भी उसी राशि में रहेंगे। शुक्र 17 डिग्री के हैं, तो यह अपने से पांचवें में जाएंगे, अर्थात पांचवी राशि में। एक में है तो पांचवी राशि में शुक्र चले जाएंगे। आप लोगों ने कुंडली साथ में बनाई। अब देखिए, क्या आपकी दृष्टिकोण कुंडली जो है यही बनी है, बताइए। यहाँ आप कोने में देख रहे होंगे, क्या यही दृष्टिकोण कुंडली बनी है, बताइए। या कोई बदलाव है। बिल्कुल यही कुंडली है। ठीक है। तो यह तो हमने सीख लिया कि दृष्टिकोण कुंडली बनाई कैसे जाती है, इसे हम कैसे बनाते हैं, वह आप सीख लिए। अब इसे सीखने का उद्देश्य है कि यदि लग्न कुंडली ही आपके पास हो, तो आप लग्न कुंडली से ही सीधा आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यह जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण बहुत चीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह तीसरे भाव का सूक्ष्म अध्ययन कराता है। तीसरा भाव क्या है, आपका पराक्रम है, आपका क्रेज है, आपके भाई बहन है, आपका एक्शन है, आपकी राइटिंग है, आपका अट्रैक्शन है। तो ये सब कौन बताएगा आपको, ड्रेस कौन कुंडली बताएगी। जैसे कोई जुड़वा भाई है, उसके लिए भी आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जुड़वा
बच्चे हैं और उनकी कुंडली आपके पास आई, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, वहां पे आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई है तो दोनों जुड़वा की कुंडली, और जुड़वा कुंडली होने के कारण 1-2 मिनट का फर्क होगा, कुंडली सेम टू सेम वही बनेगी। जब कुंडली सेम टू सेम वही बनेगी तो हम कैसे प्रेडिक्शन कर पाएंगे दोनों का? तो जो लग्न कुंडली बनी है, उस लग्न कुंडली से आप दृष्टिकोण कुंडली बना लीजिए। और दृष्टिकोण कुंडली भाई बहन की है। अब दृष्टिकोण कुंडली से जिस जो भी आपने कुंडली बनाई उससे जो 1-2 मिनट छोटा है, उसको आप तीसरे हाउस को आप लग्न बना के देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं यही कुंडली जो है वो किसी जुड़वे की है, तो यह जो तीसरा भाव है इसे हम लग्न बना लेंगे, तो जो छोटा है उसके बारे में पता चल जाएगा। और जो बड़ा है उसके बारे में जानने के लिए हम फिर यह जो 11वां भाव है उसे हम लग्न बना लेंगे। और फिर जैसे हम लग्न से प्रेडिक्शन करते हैं, लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं, वैसे ही इसका प्रेडिक्शन कर देंगे। वो सारी की सारी चीजें वहां पे हमारे सामने आ जाएंगी। अर्थात तीसरा भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा इसे, कि यदि पाप ग्रह तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत अच्छे फल को देने वाले होते हैं। लेकिन पाप ग्रह बैठेगा तो वो क्या है, वो कहेगा भाई इसके पास साहस है, लड़ने की क्षमता रखता है, आपसे लड़ेगा। लेकिन फिर वही बात यहाँ आ रही है कि यदि जीवन में वाद विवाद ही ना हो तो लड़ाई क्यों होगी? तो यदि यहाँ सौम्य ग्रह आ जाएंगे तो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से काम लेकर निकल जाएगा बाहर। दृष्टिकोण के तीसरे भाव में, यदि दृष्टिकोण कुंडली के तीसरे भाव में शुभ ग्रह ना आकर पाप ग्रह आ जाएंगे तो वह अथक प्रयास करेगा कि मैं इस व्यक्ति को परास्त कर दूं, साहस उसके पास भरपूर होगी। एक चीज और देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति कुंडली में दृष्टिकोण कुंडली में तीसरे भाव में सौम्य ग्रह चले आते हैं वह व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता, उसमें धैर्य नहीं होती। चलिए आगे। तो पाप ग्रह भी ठीक है और शुभ ग्रह भी ठीक है। पाप ग्रह आपको साहस देता है, तो साहस देगा तो लड़ने के लिए लोग आपके पास आएंगे ही। सौम्य ग्रह है तो वो साहस तो आपको नहीं देगा, लेकिन आपको सूझबूझ दे देगा कैसे यहाँ पे हमें काम लेना है। अब D3 कुंडली में जैसे आप लग्न कुंडली से तीसरे भाव को देखते हैं, तो तीसरे भाव को देखने के लिए आपको देखने की आवश्यकता यह भी पड़ती है साथ में कि इस कुंडली का तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल है। तो मंगल महत्वपूर्ण हो गया दृष्टिकोण कुंडली के लिए। उसके बाद दृष्टिकोण कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तीसरा भाव। तो तीसरे भाव का जो स्वामी है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट आपके लिए हैं। यदि ये पिट रहे हैं कुंडली में, कहीं भी पिट रहे हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो यह मान लीजिए कि उसके छोटे भाई बहन के जीवन में तकलीफ, या आप यह मान लीजिए कि वह जो व्यक्ति है वो साहस को लेकर, परिश्रम को लेकर बिल्कुल कहा जाए कि वो ठीक अवस्था में नहीं है। जैसे अभी जो ये कुंडली दिख रही है, ड्रेस कौन कुंडली आपको, तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि तीसरे का स्वामी जो है वो तीसरे में ही बैठा है, गुरु, और चंद्रमा के साथ में है। तो यह स्पष्ट कर रहा है कि इस जातक के जो छोटे भाई या बहन होंगे वो अच्छी अवस्था में होंगे, वो अच्छी अवस्था में होंगे। आप सामने से मंगल को देखिए तो मंगल भी जो है वो मूल त्रिकोण लेकर अपना अच्छा चल रहा है, चौथे का मूल त्रिकोण लेकर बैठा है, जो यह भी स्पष्ट कर रहा है कि चीजें ठीक रहेंगी इस जातक के छोटे भाई बहन के जीवन में। और उसे और अच्छे से आपको प्रेडिक्ट करना हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यह जो भाव है इसे आप लग्न बना लीजिए। ये लग्न बन गया।
अभी हम मान लीजिए कि यह जो कुंडली है जिनकी, उनके छोटे भाई या बहन की यह कुंडली आप देख रहे हैं। और जैसे आपको प्रेडिक्शन करना है, जैसे आप लग्न कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं, वैसे ही प्रेडिक्ट कर लीजिए। 100 में 100% एक्यूरेट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे चंद्रमा और गुरु बैठा है लग्न में, जो बता रहा है कि जातक का जो भाई या बहन होगा वो सौम्य होगा, सुंदर होगा। मंगल सामने से देख रहा है, जो कह रहा है एक्टिव भी होगा लेकिन एग्रेशन भी साथ में होगा। छठे में शुक्र बैठा है, तो छठे में शुक्र का बैठना यह कह रहा है कि वह व्यक्ति, छठा भाव शत्रुओं का है, वहां शुक्र बैठा है, अर्थात यह व्यक्ति अपनी नीति से अपने शत्रुओं से लोहा लेता होगा, अर्थात नीति से, अपनी बुद्धिमत्ता से ये लड़ता होगा, वहां अग्रेशन ज्यादा नहीं लाता होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़े। इसे यदि प्रमुख कहा जाए तो प्रमुख रूप से यह बीमारियों के लिए, मृत्यु के लिए, और दशा आपकी कैसी रहेगी, या आपकी मृत्यु के जो योग हैं, आपके बीमारी के लिए बहुत ही महत्व, इन सब के साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता इसकी यहाँ भी रहती है। जैसे दृष्टिकोण को जब आप पढ़ेंगे, जब आप दृष्टिकोण को पढ़ते हैं तो उसमें एक राशि के तीन भाग हुए। ठीक है, तो 12 राशि के तीन भाग, तो 12 राशि के तीन भाग होने के कारण यह क्या बन गया, एक 36 दृष्टिकोण इसके मिल गए। 36 दृष्टिकोण इसे प्राप्त हो गए। इसमें से एक दृष्टिकोण होता है जिसे हम कहते हैं 22, अर्थात 22वां दृष्टिकोण। 22वां दृष्टिकोण जो है उसे हम खरेश भी कहते हैं, खर या खरेश भी कहा जाता है। खर आपने पढ़ा होगा 64वां नववांश के अंतर्गत। वैसे ही इसमें एक आता है जो खर, खरेश कहते हैं इसे हम। खर राशि और उसका स्वामी जो है वो खरेश हो जाएगा। जी। तो यह जो 22वां दृष्टिकोण है, इसे हम कैसे निकालते हैं, इसे समझ लेते हैं। 22वां दृष्टिकोण हम कैसे निकालते हैं या फिर इसकी गणना क्या की जाती है, इसके बारे में। ठीक, यह जो 22वां दृष्टिकोण है, इसे निकालने के लिए इसे दो तरीके से आप निकालेंगे। हम इस कुंडली की बात कर रहे हैं, एक दूसरी कुंडली रख लेते हैं, उस पर बात करेंगे, जिसपे हमने कल भी आप लोगों से बात की थी, अभिषेक की कुंडली पे। ठीक है, क्योंकि इस कुंडली बहुत कुछ हम लोगों को समझने में भी मिलेगा, कुछ तो हम लोग समझ भी पाएंगे इस कुंडली से। बहुत ही अच्छी कुंडली है अभी समझने के लिए खासकर। ठीक है, और ठीक है, इसी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 22वां दृष्टिकोण की। तो 22वां दृष्टिकोण जो है वो दो स्थानों से हम निकालते हैं। पहला निकालते हैं हम लग्न से। ठीक है, और दूसरा निकालते हैं हम चंद्र से।
तो यह जो लग्न आप देख रहे हैं, तो लग्न क्या है, 26 डिग्री का है, 26.25 डिग्री का। साथ में चंद्र को देख लीजिए, चंद्र जो है वो इस कुंडली में 16 डिग्री का है। ठीक। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आप सात जहां है, अर्थात सातवां जो इसका तुला लग्न है, इससे आप आगे बढ़िए और सात से सीधे आप आठवीं राशि तक जाइए। सात से सीधे आठवीं राशि तक आप यात्रा करेंगे, या आप सात से सीधे जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप सात से सीधे ऐसे चल जाएं तो अच्छा रहेगा। तो 7 8 9, 7 8 9 10 11 12 1 2। ठीक है, दो पहुंच गए हम। अब दो अर्थात हमें वृषभ मिल गया, दो अर्थात हमें वृषभ मिल गया है। अब वृषभ राशि में हम यह देखेंगे कि कौन सा ड्रेस कौन इसे 22वां मिलेगा। तो 22वां के लिए लग्न की डिग्री दिख ली 26 है, लग्न की डिग्री कितनी है, 26 है। कौन सा ड्रेस कौन हमें मिल रहा है, हमें तीसरा ड्रेस कौन मिल रहा है। जी, कौन सा ड्रेस कौन हमें मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है। तो तीसरा ड्रेस कौन में हमने बात की थी त्रिकोण पे, तो त्रिकोण जो है, राशि कौन सी मिली हमें, वृषभ। तो वृषभ से 2 6 और 10, दूसरा, उसके बाद छठा और 10वां, तीसरा कौन सा है, 10वां है। तो हमें यहाँ पे खर कौन सा प्राप्त हुआ, खर हमें प्राप्त हुआ, खर राशि कौन सी प्राप्त हुई है, खर राशि प्राप्त हुई हमें मकर। इसका स्वामी हमें कौन प्राप्त हुआ, वृषभ। ठीक है, तो मकर का स्वामी शनि और वृषभ का स्वामी शुक्र। अब चंद्रमा का देखते हैं। तो चंद्रमा की डिग्री है 16। चंद्रमा कौन सी राशि में है, वहां से 8 राशि आप जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वीं राशि आई। अब 10वीं राशि में कौन सा आ रहा है चंद्रमा का, चंद्रमा का कौन सा आ रहा है, दूसरा आ रहा है दृष्टिकोण। तो दूसरा दृष्टिकोण आने के बाद 10 से फिर हम आगे बढ़ेंगे, कितना जाएंगे हम, एक जाएंगे, क्योंकि 10 से आगे, 10 से आगे कौन सा मिलेगा हमें, 2 6 10, और 10 के बाद फिर कहाँ चल जाएगा, 2। तो यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ भी हमें प्राप्त हो गया कि भाई इसका जो है मकर है, और मकर के अंदर हमें वृषभ प्राप्त हो गया। तो यहाँ भी हमें मिल गए शनि और शुक्र। तो चंद्र से भी और लग्न से भी शनि और शुक्र जो हैं वो इनके हो गए खरेस। क्या हो गए दोनों, ये दोनों इनके खरेस हो गए, अर्थात इनकी महादशा में, इनकी महादशा में यह मृत्यु या अनेक प्रकार की पीड़ा इनके जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। महादशा हो या अंतरदशा खरेस की हो, उसके अंतर्गत मृत्यु या खनका जातक की होती है। जैसे अब कुंडली में जहां, एक मिनट,
लग्न से जो हमें प्राप्त हुआ है वो खरेश कौन है मूल तरीके से, वो शनि है। ठीक है, 2 6 10 में शनि आ गया। और चंद्र से जो हमें खरेश प्राप्त हुआ है वो कौन है, वो हमें शुक्र प्राप्त हो गया है। ठीक, तो अभी हम लग्न से लेकर चलते हैं सिर्फ शनि को। तो लग्न कुंडली में जहां शनि बैठा हो वहां से, और खासकर जब शनि की महादशा चल रही हो, क्योंकि इनके लिए शनि की महादशा, तो शनि की महादशा के अंदर जो ग्रह कुंडली में शनि से तीसरा, शनि से छठा, शनि से आठवां, शनि से 11वां, शनि से 12वां, उनकी अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं, या जातक को मृत्यु की प्राप्ति भी होती है। मृत्यु की प्राप्ति अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके लिए हमें 2 4 चार्ट और लेने पड़ते हैं। जैसे उसके साथ हमें डी 6 D1 D6 D9 D12 इन सबको साथ में लेना पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो स्थितियां हमने देखी, जो मैंने आपको बताया कि इनका जो एक्सीडेंट है वो 18 तारीख को हुआ है। शनि हमें क्या मिल गया इनके कुंडली में, हमें खरेश मिल गया लग्न कुंडली से। और शनि से आप देखेंगे, शनि की भी महादशा चल रही है। जैसा हमने कहा कि शनि खरेश की महादशा में शनि से यदि तीसरे छठे आठवें 11वें और 12वें भाव में बैठे ग्रहों की दशा चले तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को देते हैं। भगवान की कृपा से ही जातक बच पाता है। तो अभी जो इस कुंडली को आप देख रहे हैं, तो इस कुंडली में आप देखेंगे शनि कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। और शनि से चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, छठे में बैठे हैं। चंद्रमा की अंतरदशा 4 5 2024 से चली है, और 18 5 2024 को जातक का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, एक और कुंडली लेते हैं। वो जो हमने कल पार्थ की कुंडली ली थी, एक बार उसे भी ले लेते हैं। कल हमने इसकी डेट ऑफ डिटेल पे बात की थी ना, डेट ऑफ बर्थ पे। हमें देखना होगा, 1 मिनट। इसके साथ क्या उपाय है, मृत्यु अटल है, लेकिन यदि हमें और कहीं से ये चीजें नहीं दिख रही हैं तो यहाँ पे भली भांति इसका हम उपाय कर सकते हैं। हाँ हाँ, उपाय। चलिए, ठीक है। यह पार्थ की कुंडली है। इस कुंडली पे हमने कल भी आपसे बात की थी D2 के अंदर। चलिए, अब इस कुंडली में हम फिर खरेश को पहले निकालेंगे। दृष्टिकोण कैसे बनाना है या तो आप लोग क्लियर हो गया आप लोगों का। खरेश कैसे निकालते हैं पहले से उसे देख लेते हैं। खरेश को आपको निकालना है जन्म कुंडली से ही। तो खरेश को निकालने के लिए जैसा रूल मैंने बताया पुनः उसी पे हम आते हैं। लग्न देख लीजिए, लग्न का डिग्री क्या है, 28 है। और चंद्रमा की डिग्री देख लीजिए, चंद्रमा की डिग्री क्या है, 6 है। तो लग्न जो है वहां से आप सीधा 8वीं राशि पे चले जाइए। तो लग्न से 8वीं राशि कौन सी यहाँ है,
ठीक है। अब इस आठवीं राशि में लग्न की डिग्री क्या है, 28 है। तो अर्थात तीसरा दृष्टिकोण, तो 10, हम इस त्रिकोण में जाएंगे तो 10 से आगे आ जाएगा 5, 2 आ जाएगा, और 2 से फिर आगे आ जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्योंकि हमें 9वें में जाना है, तीसरे में जाना है, तो तीसरा में चले गए। तो यहाँ पे हमें कौन सा मिला, 6 मिला। ठीक। तो इसका स्वामित्व जो है वो शनि कर रहा है, लेकिन इसका जो खर बनेगा, वो खर कौन बनेगा, कन्या राशि बनेगी। और कन्या राशि का स्वामी बुध बनेगा। कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी यहाँ बुध क्या बनेगा, खर खरेश बनेगा। तो यहाँ खरेश हमें मिल गया बुध। उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा की डिग्री 6 है। चंद्रमा जहां बैठा है वहां से आप 8 चले जाइए। तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 8वां आ गया 11 नंबर राशि। और 11 नंबर राशि में हमें कहाँ जाना है, 6 डिग्री। तो 6 डिग्री तो पहला ही देश कौन मिलेगा हमें, मतलब हम वहीं 11 पे ही रुक जाएंगे। तो यहाँ से चंद्रमा से हमें कौन मिल रहा है, शनि मिल रहा है खरेश। ठीक है। यहाँ तक तो खलेश हमको मिल गया, बुध मिल गया लग्न से, दूसरा मिल गया शनि मिल गया हमें चंद्र से। अब दशा देखिए। जैसा अभी हमने कहा कि जो 22वां दृष्टिकोण है उसे खलेश कहते हैं, अच्छे से पता है। उसके बाद महादशा यदि खलेश की हो या अंतरदशा खलेश की हो, और उससे और उससे तीसरा, छठा, 8वां, 11वां और 12वां इन भावों में कोई ग्रह बैठा हो, तो वह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो शनि यहाँ जहाँ बैठा है, शनि की महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा लंबी चली, तो शनि की महादशा से चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए आप। इससे चंद्रमा 8वें हो गए, या मृत्यु तुल्य कष्ट दे दिया। थोड़ा प्रत्यंतर में जाते हैं, तो प्रत्यंतर का तो कोई संबंध भी हमें नहीं मिल रहा है इससे। ठीक है। तो यहाँ ये चीजें हमें यहाँ स्पष्ट मिल रही हैं। तो खर या खरेश जो है वो कितना घातक हो सकता है, आप स्वयं देख सकते हैं। इसकी शांति कैसे करनी है, क्या करनी है, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखने की आवश्यकता है आपको। आवश्यकता यह है, यदि किसी पर्टिकुलर मृत्यु की बात करनी है कि जातक की मृत्यु कब होगी, तो एक और है, जो आपका खरेश है, जो खर की राशि है। तो खर की राशि हमें, अब पार्थ में कौन सी खर की राशि हमें मिली है, पार्थ में हमें खर की राशि मिली है लग्न से बुध की। तो बुध की खर की राशि में का जो त्रिकोण है, बुध की खर की राशि 3 7 और 11, इनमें यदि शनि गोचर में आ जाए तो यह और ज्यादा कष्टकारक हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं अभी शनि जो है वो गोचर में ही चल रहे हैं। ठीक है। इसे सदैव स्मरण रखिएगा कि जब भी आप इसे देख रहे हैं तो शनि को देखेंगे, क्योंकि शनि क्या है, काल है। काल होने के कारण यह जब भी उन चीजों से गुजरेगा, अर्थात उनके आस पास आएगा, तो यह प्रॉब्लम देगा ही देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 22वां डिस्काउंट हो गया। इसके बाद अब यह बीमारियों में भी बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात अरिष्ट कारक। कहाँ आपको अरिष्टता सबसे ज्यादा होगी, वह भी यह देता है। जैसे एक राशि के 3 हिस्से होते हैं डिस्काउंट के अंतर्गत।
एक तो हो गया हमारा 0 से 10 डिग्री, जो पहला दृष्टिकोण है। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो 0 से 20 डिग्री, जो दूसरा दृष्टिकोण है। 20 से 30 डिग्री, तीसरा दृष्टिकोण है। अभी हम लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, लग्न कुंडली पे ही बात करेंगे। यदि आपकी कुंडली में पहला दृष्टिकोण अर्थात लग्न की डिग्री 0 से 10 हो, तो यह आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से अर्थात गले से ठीक ऊपर जो हिस्सा आपका है, उस हिस्से में आपको कभी ना कभी बीमारियां हो सकती हैं, समस्या उसमें हो सकती है। ठीक। यदि लग्न की डिग्री आपकी 10 से 20 हो अर्थात दूसरा दृष्टिकोण हो, तो आपका गले से लेकर नाभि तक की जो पार्ट है, उन पार्ट में आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तीसरा, यदि आपके कुंडली में 20 से 30 डिग्री हो, 20 से 30 डिग्री हो, तीसरा दृष्टिकोण हो लग्न का, तो यह आपके नाभि से नीचे अर्थात कमर से लेकर पैर तक में आपको समस्या दे सकता है। निश्चित रूप में आपको कभी ना कभी यह समस्या आपको बीमारी या किसी प्रकार का चोट ऐसा दे सकता है। अब क्या सदैव इन्हीं स्थानों पे मिलेगा? क्या इन्हीं स्थानों पे हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं? ठीक है। तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल है। क्या है? जैसे D3 का, D3 का लग्न यदि चर हो, चर कौन कौन सा है? 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10। D3 का लग्न यदि चर हो, तो यह शरीर के ऊपरी पार्ट में समस्या का कारक बनता है। D3 का लग्न यदि चर हो, यहां हम D3 को ही बना लेते हैं जी, ये D3 कुंडली है। D3 का लग्न यदि चर हो, तो यह शरीर के ऊपरी पार्ट से हमें परेशान करता है, उनमें बीमारियां हमें देता है। और इसी के साथ ही जैसे चर राशियां, यहाँ तो चर राशि हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। इस कुंडली में देखते हैं कि चर राशि मिल रही है, तो चर राशि यहाँ भी हमें नहीं मिल रही है। तो जिस एक हो गया। दूसरा कि यदि कोई ग्रह चर राशि में ही बैठा हो, अभी हम चर पे बात कर रहे हैं, लग्न चर है तो हम बात कर रहे हैं चर पे। जैसे जो भी ग्रह 1, 4, 7 और 10 अर्थात लग्न चर हो, लग्न 1, 4, 7, 10 हो, और उनके साथ ही देखिए यहाँ हमें चर मिल गया, ठीक है। ये चर है। अब इसके साथ ही यदि कोई ग्रह चर राशियों में भी हो, जैसे चर राशि में यहाँ शनि है, 1, 4, 4 और 7 खाली है, तो यह ग्रह भी कहाँ समस्या देंगे? जातक को, जातक के ऊपरी भाग अर्थात गले से ऊपर ही समस्यादायक रहेंगे। इसे आप लोग रख लीजिए। जैसे मूवेबल, मूवेबल के बाद फिक्स, और फिक्स के बाद डुअल। अब ये क्या है? अब यह जो है, मूवेबल के बाद फिक्स आएगा, फिक्स के बाद डुअल आएगा। मतलब मूवेबल जो है अर्थात मूवेबल यदि लग्न हो, लग्न यदि चर हो, तो चर राशियों में जो ग्रह होंगे वो हमारे शरीर के ऊपरी पार्ट अर्थात गर्दन से ऊपर के हिस्से में हमें समस्या देंगे, परेशान परेशान करेंगे वहां से।
बीमारियां हमें वहां मिल सकती हैं। यदि इसके बाद ठीक नीचे आते हैं तो चर लग्न हो, लग्न चर ही हो, और जो ग्रह हमारे कुंडली में फिक्स साइन में होंगे, फिक्स साइन कौन कौन से हैं, 2, 5, 8 और 11, इन राशियों में होंगे, वह ग्रह हमें कहाँ समस्या देंगे, हमारे शरीर के बीचले अर्थात गर्दन से लेकर नाभि तक, गर्दन से लेकर नाभि तक के में हमें यह समस्या दे सकते हैं। लग्न जो है वो चर ही रहेगा, लग्न को ही भूलिएगा मत। उसके बाद तीसरा, फिक्स के बाद आता है कौन सा, द्विल। और जो द्विस्वभाव है वह कौन कौन सी राशि है, 3, 6, 9 और 12, इन राशियों में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो यह हमारे शरीर के निचले भाव जो हमारे शरीर का निचला अंग है उसे समस्या देता है। तो इस कुंडली को जैसा आप देखें तो लग्न इनका कितना है, 20.14 है। लग्न कुंडली का लग्न कौन था, 20.14 डिग्री है। तो 20.14 डिग्री अर्थात कौन सा जा रहा है, तीसरा दृष्टिकोण जा रहा है। तो तीसरा दृष्टिकोण क्या कहता है कि जातक के शरीर के निचले भाग अर्थात कर्म कमर से लेकर नीचे तक के भाग भाग है उसमें समस्या जातक को देखने को मिल सकती है। तो जब लग्न ने हमसे कहा कि भाई हम नीचे के हिस्से में हम इस जातक को समस्या देंगे, वहां बीमारियां दे सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम इसे किसे इंटरलिंक करेंगे, हम इंटरलिंक करेंगे 3, 6, 9 और 12 से। अर्थात इस कुंडली में 3, 6 और 9, 3 में केतु हैं, 6 में मंगल हैं, 9 में राहु हैं, 12 में चंद्रमा और गुरु हैं। अब यह जो ग्रह हैं केतु, मंगल, राहु, चंद्रमा और गुरु, ये पांच के पांच ग्रह इस जातक को समस्या देंगे। कहाँ देंगे, शरीर के निचले भाग में, शरीर के निचले भाग में। और निचले भाग में कष्ट ज्यादा इसलिए दिख रहा है, अर्थात निचले भाग में इसलिए हमें दिख रहा है क्योंकि वहां हमें लग्न कुंडली भी यही बता रही है कि शरीर के निचले भाग में इस जातक को समस्या हो सकती है। अभी दशा क्या है क्या नहीं है, अभी उन सबको छोड़कर अभी सिर्फ हम इन चीजों पे बात कर रहे हैं। यदि हम अभी इस जातक की बात करूं तो अभी इस जातक के शरीर के ऊपरी अर्थात ब्रेन में कुछ समस्याएं चल रही हैं 2022 से ही। दशा किसकी है, शनि की है। शनि कहाँ बैठा है, चर राशि में बैठा है। चर राशि क्या कह रहा है कि इस जातक का जो, इस जातक को बीमारियां कहाँ होंगी, सर के ऊपर होंगी, सर के ऊपर माफ कीजिए, गर्दन से ऊपर होगी। तो इस जातक को ब्रेन में समस्याएं अभी चल रही हैं जिसका इलाज भी चल रहा है। ठीक है। अब वैसे ही अब हम बात करते हैं फिक्स के बारे में। इस जातक का फिक्स है, एक बार हम फिक्स के बारे में बात करें। फिक्स, तो फिक्स में देखिए, फिक्स का रूल यह है कि यदि आपका, सबसे पहले हम देखेंगे इस कुंडली का 1, 2, 3 अर्थात कौन सा ड्रेस कौन जातक को मिल रहा है। तो इसका ड्रेस कौन हमने देखा था पार्थ का, कि इसे तीसरा ड्रेस कौन हमें मिला है, अर्थात इस जातक के निचले हिस्से में समस्या हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका फिक्स साइन है, 2, 5, 8 और 11 में आ रहा है। अब 2, 5, 8 और 11 में आने के कारण
इसका जो फिक्स साइन है वो क्या बन जाएगा, इसके शरीर का ऊपरी भाग बन जाएगा। अर्थात इस कुंडली में फिक्स साइन में जो ग्रह बैठे होंगे वह इस जातक के शरीर के ऊपरी भाग को कष्ट देंगे। जो फिक्स साइन में बैठे होंगे वह इस जातक के शरीर के ऊपरी भाग को कष्ट देंगे। फिक्स के बाद कौन सा आ जाएगा, MFD में फिक्स के बाद ड्यूअल आ जाएगा। तो ड्यूअल है जो द्विस्वभाव राशियां हैं वह इस जातक के बीच का हिस्सा जो गले से लेकर नाभि तक का है उसमें जातक को परेशानियां देगी, उसमें डिजीज दे सकती है। बीच की राशियां कौन कौन से हो गई, ड्यूअल कौन से, 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12। ठीक है, इससे आगे अब इसके बाद कौन आएगा, डी के बाद फिर एफ में हम एम में हम चले आएंगे। मतलब कि इस कुंडली में जो भी ग्रह 1, 4, 7 और 10 में बैठे होंगे वह इस व्यक्ति के शरीर के निचले हिस्से में समस्या को देने को तैयार रहेंगे, देंगे। ठीक है, अब शरीर के निचले हिस्से में कौन समस्या देंगे, 1, 4, 7, 10 में बैठे हुए बुध, चंद्रमा, 7 और 10 खाली है तो बुध देंगे और चंद्रमा दे सकते हैं। ठीक है, और यह जिसका जो लग्न कुंडली है वो लग्न कुंडली भी हमसे यह कह रहा है कि इस जातक को कहाँ समस्या देखने को मिल सकती है, इस जातक को समस्या देखने को मिल सकती है लग्न कुंडली के तीसरा दृष्टिकोण होने के कारण इसके शरीर के निचले हिस्से में ही। लेकिन इस जातक को अभी जो समस्या आई है, अभी इस जातक को समस्या आई है शरीर के ऊपरी हिस्से में, चेहरे में चोट आई है। चेहरे में चोट आई है, अंतर्दशा चंद्रमा की, उसके अंदर प्रत्यंतर किसका चल रहा है, राहु का चला है। राहु कौन सी राशि में बैठा है दृष्टिकोण में, पांचवी राशि में बैठा है। 2, 5, 8 और 11 यह जो राशियां हैं जातक की, ये कहाँ समस्या देगी, चेहरे में समस्या दे सकती हैं, गर्दन से ऊपर समस्या दे सकती हैं। इस कारण इस जातक को गर्दन से ऊपर समस्या देखने को मिली। अब पर्टिकुलर कहाँ समस्या मिलेगी उस पर भी चलेंगे। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं। तो इस कुंडली से भी हमने समझ गया कि फिक्स कोई है तो फिक्स को कैसे हम लेंगे। लेकिन इस पे अवश्य जाना है आपको कि जो ग्रह जो लग्नेश बता रहा हो, जो लग्न बता रहा हो डिग्री, उस डिग्री के अंतर्गत जो हमें हिस्सा मिल रहा है शरीर का, और दृष्टिकोण में फिर उस हिस्से में जाकर हम देखेंगे कि भाई दोनों क्या किस वक्त हमें समस्या देंगे। उस वक्त बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, जैसे लग्न तीसरा हिस्सा बता रहा है और लग्न के साथ साथ इसका तीसरा हिस्सा कौन है, बुध और चंद्रमा आ रहे हैं। ठीक है, तो इस जातक को कब ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा सतर्क सतर्क रहना पड़ेगा, इसके निचले हिस्से में समस्या कब मिल सकती है, बुध और चंद्रमा की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा इन सब चीजों में। लेकिन उसके लिए लग्न में भी उनकी जो है वो प्लेसमेंट देखना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस कुंडली पे आते हैं। अब इस कुंडली के अंतर्गत देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ कौन सा मिल रहा है, ड्यूल मिल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई इसका लग्न क्या है, तो लग्न इसका है 26 अर्थात नीचे का भाग, नीचे का भाग आ गया। अब नीचे का भाग आने के साथ ही इसका लग्न कौन सा है, ड्यूल है, डी है। तो डी होने के कारण 3, 6, 9 और 12 में जो ग्रह रहेंगे, 3, 6, 9 और 12 में जो ग्रह रहेंगे
वह ग्रह इस जातक को कहाँ समस्या देंगे? गर्दन से ऊपर समस्या देंगे। 3, 6, 9, 12 में जो ग्रह रहेंगे वह कहाँ समस्या देंगे? इस जातक को गर्दन से ऊपर समस्या देंगे। अब ड्यूल के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? मूवेबल आ जाएगा। मूवेबल कौन सा है? 1, 4, 7 और 10 है। तो 1, 4, 7 और 10 में जो ग्रह रहेंगे वो गर्दन से लेकर नाभि तक में जातक को समस्या देंगे। उसके बाद ठीक है, आप नीचे चले आइए। नीचे कौन सा हो जाएगा? नीचे आ जाएगा फिक्स, 2, 5, 8 और 11। तो 2, 5, 8 और 11 राशियों में जो ग्रह होंगे वह इस जातक के शरीर के निचले हिस्से में समस्या देंगे। लग्नेश क्या कह रहा है? लग्नेश कह रहा है कि जातक के शरीर के निचले हिस्से में समस्या हो सकती है। उसके साथ ही जो इस कुंडली में दूसरे, पांचवें, 8वें और 11वें राशि में बैठे हुए ग्रह होंगे वो बताएंगे कहाँ कहाँ समस्या हो रही है। निचले हिस्से में तो सिर्फ सूर्य बैठे हैं। आप एक चीज गौर करेंगे कि इस जातक के गर्दन से ऊपर चोट आई है, और मंगल, शनि, गुरु, राहु, बुध, शुक्र सब कहाँ बैठे हैं? सब के सब एक जगह बैठे हैं। 3, 6, 9, 12 अर्थात चेहरे, अर्थात गर्दन से ऊपर के हिस्से में बैठे हैं। इस कारण जातक को समस्या देखने को मिली है। ठीक है। दशा की बात करें, दशा अभी चंद्रमा की चल रही है, शनि की चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह तो हो गया कि भाई हम लोग कैसे इन चीजों को निकाल पाएंगे। अब जो मैं कह रहा हूं उसे आप लोग लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए, इसे आप लिख लेंगे तो आपके लिए ये रहेगा कि आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। या मान लीजिए किसी कुंडली में लग्न की डिग्री 20.56 डिग्री हो, तो यह नीचे वाले भाग में समस्या देगा। तो यह नीचे वाले भाग में समस्या देगा। उसी के साथ ड्रेसकॉन कुंडली में, ड्रेसकॉन कुंडली में चर लग्न हो, तो द्विस्वभाव राशि के सभी ग्रह, तो द्विस्वभाव राशि के सभी ग्रह नीचे के भाग में समस्या देंगे। नीचे के भाग में समस्या देंगे। D3 कुंडली में जो ग्रह हमें परेशान करेंगे या समस्या देंगे, उनकी महादशा में, उनकी महादशा में जो ग्रह उस ग्रह से जो ग्रह उस ग्रह से 3, 6, 8, 11 और 12, 3, 6, 8, 11 और 12 घरों में होगा, उनकी अंतर्दशा में जातक को समस्या आएगी। उनकी अंतर्दशा में जातक को समस्या आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि जातक की दशा किसकी चल रही है? शनि की चल रही है। चंद्रमा कहाँ है? शनि से 12वें में बैठा है। चंद्रमा कहाँ है? शनि से 12वें में बैठा है। ठीक है।
तो यह भी स्पष्ट आपको हो गया कि भाई जातक को इतनी पीड़ा क्यों हुई है। हर एक कुंडली, पराशर जी ने जो इतने सारे डीप 16 वर्ग जो बनाए, वो ऐसे ही तो बनाकर नहीं चले गए, या फिर ऐसा तो नहीं था कि भाई उन्हें लगा कि चलो भाई बना देते हैं। उन्होंने स्पष्ट बृहत् पराशर होरा शास्त्र में कहा है कि 16 जो डिविजनल चार्ट हैं, उन सभी को देखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप लग्न कुंडली को देखते हैं। क्या इतना कुछ आपको लग्न कुंडली बता सकती है? किसी की मृत्यु आपको देखनी है, या किसी के बारे में आपको अच्छे से उस चीजें समझनी है, खासकर उसके सेहत को लेकर, तो D1, D3, D6, D9, D2, D12, इन 5-6 कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद ही आप एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो यह जो दृष्टिकोण है वो यहीं तक खत्म नहीं होता है, यहीं समाप्त नहीं होता है। जो कल की कक्षा रहेगी उस पर भी हम दृष्टिकोण पे ही बात करेंगे, क्योंकि दृष्टिकोण अभी थोड़ा लंबा है। क्योंकि अभी हम भाई बहन पे बात करेंगे, साहस पे बात करेंगे, और अन्य चीजों पे भी हम आप लोगों से बात अवश्य करेंगे। ठीक है। तो आज की जो कक्षा है पराशर जी की, वो यहीं तक सीमित करते हैं। और